आज की कहानी। नौकरी। लेखिका शिल्पा शर्मा। ऑफिस से घर पहुंचकर ताला खोलने ही जा रही थी कि देखा सामने शर्मा जी के घर काफी भीड़ है। सोचा किसी से पूछूं आखिर हुआ क्या है। तभी पड़ोसन अंजलि दिखाई दे गईं। मैंने उनसे पूछा शर्मा जी के यहाँ ये भीड़ कैसी है। वे बोली, अरे दीदी, उनके साथ एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। उनका बेटा था ना सोनू, वो नहीं रहा। अरे कैसे? अभी 2-3 दिन पहले ही तो भला चंगा देखा था मैंने उसे। मुझे अचानक विश्वास ही नहीं हुआ। अंजलि से कहा, यह सब कैसे हुआ? तो अंजलि ने कहा, मुझे नहीं मालूम, पर कहते हैं कि उसका मर्डर हुआ है। चाकू से गोद गोद कर मारा गया है उसे। वैसे भी आप तो जानती हैं दीदी, कितने दिनों तक वो बेरोजगार था। फिर अचानक जाने कैसे ऐसी नौकरी मिली कि 3 सालों में क्या कुछ नहीं कर लिया उसने। क्या करता था, ये उसके परिवार वालों ने कभी बताया नहीं किसी को। इससे पहले कि अंजलि की और शर्मा जी के परिवार पर टीका टिप्पणी आगे बढ़ती, मैंने ताला खोला और घर के अंदर हो ली। मेरा मन बेमन हो गया इस दुर्घटना की बात सुनकर। उम्र ही क्या रही होगी उसकी, 29 से 30 बरस। हाथ मुंह धोया और सोचा शर्मा जी के यहाँ हो आती हूँ। बाहर जाकर देखा तो उनके घर पर लोगों की भीड़ बहुत हो गई थी और पुलिस भी थी। मुझे लगा कि इस समय उनके यहाँ जाना उचित नहीं होगा। मैं अंदर आए और चाय बनाने लगी। जी इतना खराब हो आया था कि घर के अंदर अकेले चाय पीने का मन नहीं हुआ। चाय का प्याला लिए अपने बरामदे में आ बैठी। छोटे शहरों में घरों के बरामदे भी तो एक दूसरे से लगे हुए ही होते हैं। अंजलि अब तक बाहर ही थी। मुझे देखा तो वो मेरे पास ही आ गई और खुद ही शुरू हो गई। दीदी, दोपहर में पुलिस लेकर आई थी सोनू की लाश। अब शायद पोस्टमार्टम के लिए ले गए हैं। अंतिम संस्कार तो कल ही हो सकेगा बस। मैं इतना ही सुन सकी और उसके बाद की उनकी बातों का हूँ हाँ में जवाब देकर चाय का प्याला रखने के बहाने अंदर आ गई। किसी काम में मन ही नहीं लग रहा था। रह रह कर सोनू का चेहरा मेरी आंखों के आगे घूम रहा था। पूरी रात मैं सो न सकी। यही सोचती रही कि ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे ये सब लड़के सोनू न बनने पाए। तभी मुझे याद आया कि मेरी मौसी की लड़की ने मुंबई की कंपनियों में भर्ती कराने वाली एजेंट है। सुबह उठते ही उसे फोन मिलाया, नमस्ते दीदी। मेरे ऑफिस से आते और जाते दोनों ही वक्त नुक्कड़ के पान वाले की दुकान पर ये आवाज मुझे रोक लेती थी। समय होता तो पूछ लेती, कैसे हो सोनू। नमस्ते का जवाब देकर मैं अपने रास्ते हो लेती। हमारे मोहल्ले के नुक्कड़ पर बनी पान की दुकान ही तो अड्डा है इन शिक्षित बेरोजगार युवाओं का। ये लोग दिन भर यहाँ बैठे रहते हैं, गप्पे मारते हैं, मस्खरी भी करते हैं यहाँ से गुजरने वालों के साथ। हमारे मोहल्ले के नौकरी पेशा पिताओं और भाइयों ने तो इन सभी नुक्कड़ पर बैठने वाले लड़कों को बाकायदा आवारा और निकम्मा करार दे दिया है। दूर क्यों जाना, हमारे पड़ोसी चौबे जी तो जब तब इन युवाओं पर विफर पड़ते हैं। तब उनका खास डायलॉग होता, काम धाम कुछ है नहीं सालों को, इसीलिए यहाँ खड़े खड़े गरियाते रहते हैं। कोई 3 बरस पहले तक सोनू भी इन शिक्षित बेरोजगारों की समूह में शामिल था। अचानक मैं उठी और स्टडी टेबल पर आ गई। सोचा जो आर्टिकल ऑफिस में अधूरा रह गया था उसे पूरा कर लूं। पेन हाथ में ले तो लिया, लेकिन ध्यान लिखने में नहीं लगा। विचारों में तो सोनू ही घूम रहा था। उसने B.Com किया था फर्स्ट डिवीजन में। ये बात उसने मुझे खुद ही बताई थी, वही नुक्कड़ वाली पान की दुकान पर। उस दिन मैं ऑफिस से जल्दी लौट आई थी। नुक्कड़ पर वही चिर परिचित आवाज सुनाई दी, नमस्ते दीदी, कैसे हो सोनू, मैंने पूछा। ठीक हूँ दीदी, कहता हुआ वह अपने दोस्तों के बीच से निकलकर मेरे सामने आ खड़ा हुआ। दीदी, आपसे कुछ कहना था, झिझकते हुए उसने कहा। कहो दीदी। मैंने B.Com किया है फर्स्ट डिवीजन में। काफी तलाश के बाद भी मुझे कोई नौकरी नहीं मिल रही है। यदि आपके अखबार में कोई जगह हो तो देखिएगा। हाँ,
जरूर, अभी तो कोई जगह खाली नहीं है, लेकिन मैं ध्यान रखूंगी। कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगी। नुक्कड़ पर बैठने वाले इन बेरोजगार लड़कों की बातें कई बार सुनी हैं मैंने। इस बार एसबीआई की 40 पोस्ट निकली हैं, फॉर्म भरा कि नहीं तुमने? अरे यार, पिछली बार 2 नंबर से ही चूक गया था। पिछले 1.5 साल से पीएससी की भर्ती का फॉर्म ही नहीं निकला। अरे जल्दी कुछ करना होगा। घर पर बैठो तो पिताजी डांटते रहते हैं। कहते हैं सबको नौकरी मिल जाती है, तुझे ही पता नहीं क्यों नहीं मिलती। सारे इंटरव्यू दिया कर, दिन भर तो नुक्कड़ पर बैठा रहता है। आवारा लड़कों के साथ तुझे नौकरी क्या खाक मिलेगी, यही सब बातें तो करते रहते हैं ये। वैसे मोहल्ले भर के लोग इन्हें आवारा कहते मिल जाएंगे, लेकिन जब दुर्गा पूजा, गणेशोत्सव और दही हंडी का अवसर होगा तो ये बच्चे ही दौड़ दौड़ कर बड़े उत्साह से काम करते हैं। तब सभी इन्हें बेटा बेटा कहकर बुलाते हैं। इन त्योहारों के जाने भर की देर है, फिर दोबारा इन्हें आवारा बदमाश की जमात में शामिल कर दिया जाता है। एक बार तो शर्माजी की पत्नी खुद आई थी मेरे पास। सोनू की नौकरी को लेकर काफी परेशान थी। कहने लगी, अन्नू जी, सोनू के पापा तो सोनू की नौकरी ना लगने की वजह से हमेशा ही उस पर चिल्लाते रहते हैं, मुझसे देखा नहीं जाता। वह अपनी तरफ से कोशिश तो करता ही रहता है, पर जरा तुम भी देखो ना, अपने ऑफिस में उसकी कोई छोटी मोटी नौकरी ही लगवा दो। मैंने कहा, भाभी अभी तो हमारे यहाँ कोई जगह खाली नहीं है, मैं ध्यान रखूंगी। उसके लायक कोई काम निकला तो जरूर बताऊंगी। पर मैं जानती थी हमारे यहाँ तो वैसे भी स्टाफ जरूरत से ज्यादा है, और कुछ समय तक कोई जगह खाली होने का कोई सवाल ही नहीं उठता। शर्माजी जी की पत्नी चली गई और बात आई गई हो गई। तकरीबन महीने भर बाद वो दोबारा आई थी मेरे यहाँ, बड़ी खुश थी और हाथ में मिठाई का डिब्बा भी था। आते ही बोल पड़ी, अन्नू, सोनू की नौकरी लग गई है, बधाई हो भाभी। कहाँ? मुंबई की कोई कंपनी है, ज्यादा तो मुझे पता नहीं। काम कहाँ करेगा? क्या वो मुंबई जा रहा है? 5 दिन यहीं रहेगा और 15 दिन टूर पर। इसके बाद वो दुनिया जहां की दूसरी बातें करके चली गईं। कुछ दिनों बाद जब मैं ऑफिस से घर लौटी तो अंजलि बाहर ही मिल गईं। उन्होंने मुझे देखते ही पूछा, दीदी, क्या आपको पता है कि सोनू कहाँ नौकरी करता है? मुंबई की कोई कंपनी है। क्यों? जानती हो दीदी, अपनी पहली ही कमाई से वह घर में नया टीवी, फ्रिज ले आया, और तो और नई वॉशिंग मशीन भी खरीद कर दे दी है अपनी माँ को। अच्छा तो है, मैंने मुस्कराते हुए जवाब दिया। पूरे मोहल्ले में बात आग की तरह फैल गई। फिर क्या था, उड़ते उड़ते मेरे कानों तक भी बात आ पहुंची कि सोनू अंडरवर्ल्ड के लिए हथियार सप्लाई करने का काम करने लगा है। मुझे मोहल्ले वालों के दोगलेपन पर बड़ा अचरज हुआ। जब सोनू बेरोजगार था तो उसे बेरोजगार होने के ताने देते थे, जब नौकरी पर लगा है तो भी इन्हें चैन नहीं है। लेकिन जिस तरह कहते हैं कि आग लगने पर ही धुआं निकलता है, उसी तरह जहां धुआं निकलता है वहां ढूंढो तो आग निकल ही आती है। एक शाम जब लौटी तो पता चला कि शर्माजी के यहाँ पुलिस का छापा पड़ा है। मैं उसी मोहल्ले में रहती थी, सो ऑफिस के लिए इस खबर को हैंडल करने का जिम्मा मुझ पर ही आ गया। इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन जाकर तहकीकात की तो पता चला कि पुलिस को शर्माजी के यहाँ गैर लाइसेंसी हथियार रखे होने की सूचना मिली थी। हालांकि छापे में पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा था और मामला भी खत्म हो गया था, लेकिन इस घटना के बाद से शर्माजी का परिवार मोहल्ले के लोगों से कुछ कटा कटा सा रहने लगा था। ये सब सोचते सोचते अचानक घड़ी पर नजर गई, 10:15 बज गए थे। बाई जो खाना बना गई थी उसे बेमन से गर्म किया और खाकर बिस्तर पर आ गई। सुबह उठी तो सिर भारी हो आया था। जल्दी जल्दी तैयार होकर 9 बजे ही ऑफिस पहुंच गई। अपना अधूरा आर्टिकल पूरा किया और हाफ डे लेकर ऑफिस के पास ही बने पार्क में आ गई। मैं सोच रही थी कि यदि सोनू अंडरवर्ल्ड से जुड़ा
पढ़ने लिखने के बाद भी युवाओं को रोजगार न मिले और ऊपर से लोग बेरोजगारी के ताने दें, तो क्या हमारे युवा पथ भ्रष्ट नहीं होंगे? पिछले 3 सालों में अपनी माँ की सभी इच्छाएं पूरी की उसने। परिवार को खुश भी रखा और बेरोजगारी से मुक्ति मिली, वो भी मुनाफे में। अगले ही पल लगा, इतना काला और अंधकार में भविष्य सोच रही हूँ मैं अपने देश के युवाओं का, लानत है मुझ पर मैं क्या करूँ? ये सब सोचते सोचते कब शर्मा जी के घर आ पहुंची, पता ही नहीं चला। आगे के कमरे में शर्मा जी अपने पुरुष रिश्तेदारों से घिरे बैठे थे। उनका चेहरा दुख से काला पड़ गया था। अंदर के कमरे में शर्मा जी की पत्नी की आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। मैं उनके पास जा बैठी। उनके कंधे पर हाथ रखकर मैंने कहा, धीरज रखिए भाभी, और सांत्वना के सारे शब्द मौन हो गए। इस बार भी अखबार के लिए सोनू के केस को मैं ही हैंडल कर रही थी। शाम को पुलिस स्टेशन पहुंची तो इंस्पेक्टर ने बताया कि उन्हें कुछ सबूत मिले हैं जो बताते हैं कि सोनू हथियार सप्लाई करने के एक गिरोह से जुड़ गया था। वहीं के किसी दूसरे आदमी ने उसका मर्डर करवाया है। मामले की छानबीन जारी है। घटना को 6 माह बीत चुके थे। मानसपतल पर दूसरी घटनाओं की तरह इस हादसे के दाग भी धुंधले हो चले थे। और आज शाम अचानक मेरा दिल बैठ गया। जब नुक्कड़ की पान की दुकान के पास से मैं गुजर रही थी, तो फिर एक आवाज ने मुझे रोका। नमस्ते दीदी। मैंने मुड़कर देखा तो उन बेरोजगार लड़कों की मंडली से अंजलि का बेटा बंटी मेरी ओर बढ़ा। समस्या उसकी भी वही थी, नौकरी की। पूरी रात मैं सो न सकी। यही सोचती रही कि ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे ये सब लड़के सोनू न बनने पाएं। तभी मुझे याद आया कि मेरी मौसी की लड़की ने मुंबई में एक प्लेसमेंट कंसल्टेंसी खोली है। सुबह उठते ही उसे फोन मिलाया। उसे इस बात के लिए राजी किया कि हमारे छोटे से शहर में वो अपनी कंसल्टेंसी की एक ब्रांच खोले। उसे हौसला भी दिया कि मैं इसमें उसकी मदद करूंगी। अगले हफ्ते ही वह आ गई। तब तक मैंने उसके लिए जगह का इंतजाम कर लिया था। 10 दिनों बाद ही हमने अपनी कंसल्टेंसी के जरिए बेरोजगार युवाओं के आवेदन मुंबई और दिल्ली की कंपनियों को भेजने शुरू कर दिए। कुछ दिन गुजर गए। आज जब कुरियर बॉय कुछ लड़कों के इंटरव्यू लेटर्स लाया तो मेरी आंखों से खुशी के आंसू छलक गए। इन बेरोजगार बच्चों को एक दिशा देकर आज मैं तृप्त थी। आज की कहानी में बस इतना ही। दोस्तों, कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।